दोस्तों यूं तो हम बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि बैंक हमारे फाइनेंसेस को सिक्योर रखता है। लेकिन कैसा लगेगा ये सुन के कि बैंक ही मनी लॉन्ड्रिंग करे। शॉकिंग राइट। वेल अक्सर लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं पैसा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन आपको कैसा फील होगा जब मैं आपको यह बताऊं कि बैंक ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे। ऐसा एक केस हुआ था कनाडा में जब अमेरिका ने कनाडा के एक प्रेस्टिजियस बैंक टीडी बैंक के ऊपर $3 बिलियन का फाइन लगाया था, जो आज तक की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये पिछले साल की ही कहानी है। आज जहां हम एआई एमएल जैसे टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं या जस्ट शुरू ही किए हैं, वहां पर अमेरिका जैसी कंट्री जहां पर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम होने के बाद भी ऐसा लूपहोल प्रेजेंट था जिसके वजह से ये केस इतना बड़ा बना। तो चलो आज इसी वीडियो में मैं आपको वो सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो इस केस को पूरी तरह से आपको समझने में मदद करेगा। और ये मैं अपने मन से किसी भी चीज नहीं बोलूंगा, जो भी इस केस की इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है और उसका एक डिटेल्ड कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा थ्रू दिस वीडियो फॉर श्योर। तो ये जो टीडी बैंक है ये कोई छोटा मोटा मामूली बैंक नहीं है। टीडी बैंक यानी टोरंटो डोमिनियन बैंक, जो कि कनाडा का एक टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, काफी बड़ा कस्टमर बेस मेंटेन करता है। आज तो क्या, पिछले 1-2 सालों का बैंकिंग ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये सब अच्छा दिखेगा। ये कनाडा का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक बैंक है और यूएस का 10th लार्जेस्ट है। 2024 के डेटा के हिसाब से टीडी बैंक के पास लगभग 27 मिलियन कस्टमर्स हैं ग्लोबली, जिसमें से 10 मिलियन सिर्फ यूएस के हैं। ये बैंक नॉर्थ अमेरिका में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करता है और 1200 से ज्यादा ब्रांचेस यूएस में और 1000 से ज्यादा ब्रांचेस कनाडा में ऑपरेट करता है। बैंक ने अपने पर्सनल और कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व करता है डेली। 1.67 ट्रिलियन से ज्यादा टोटल एसेट्स इस बैंक के पास है। ये मान के चलो कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक का टोटल एसेट्स भी अगर हम सम कर ले तो भी कम होगा इसी बैंक एसेट्स के कंपैरिजन में। कस्टमर कन्वीनियंस और सर्विस पे फोकस करने की वजह से टीडी बैंक ने पिछले 20 साल में काफी बड़ी ग्रोथ हासिल की है। तो कहानी शुरू होती है 2016 के अराउंड। एक न्यूयॉर्क बेस्ड इंडिविजुअल डा इंग जे ने एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को ऑर्केस्ट्रेट किया जिसमें वो 650 मिलियन से ज्यादा का इलिसिट ड्रग प्रोसीड्स, मेजॉरिटी फेंटेनिल के सेल से टीडी बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फनल किया। इस तरीके से उसने बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू प्रोसीड्स को इफेक्टिवली लॉन्डर किया कि डिस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस के मैग्नीट्यूड के टीडी बैंक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम एएमएल सिस्टम इस इलिसिट एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में फेल हो गया। तो सीन ये हुआ था कि 2015-2016 में टीडी बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग और पीयर टू पीयर ट्रांसफर सर्विसेज जैसे वेनमो और ज़ेले का रैपिडली यूज बढ़ाने लगा मार्केट में। इस टाइम पर उन्होंने अपनी एएमएल सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। बैंक के इंटरनल कंप्लायंसेस टीम जो थे कुछ रेड फ्लैग्स इशू भी किए थे, लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने इसे इग्नोर कर दिया। तब के सीईओ डॉक्टर भरत मसरानी जी, हाँ ये एक इंडियन थे जो टीडी बैंक के सीईओ थे उस टाइम, जिसके टाइम ये सारा का सारा खेल हो रहा था। 2016 से 2021 इसी टाइम में टीडी बैंक ने अपने एएमएल कंप्लायंस पे ज्यादा फोकस ना करके अपना रीजनल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया और ये डाइंग अपना कैश ट्रांजैक्शंस को इधर से उधर करता रहा। वो मोस्टली कैश बैग्स को भर भर के लेकर आता था जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते थे। उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस तो थी क्योंकि उसने कुछ हाई रिस्क अकाउंट्स यूज किए जो सेल कंपनीज के नाम पर रजिस्टर्ड थे। इस वक्त टीडी बैंक ने सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं किया और सार फाइल नहीं किया, जो उनका सबसे बड़ा गलती था। सार, अब ये सार क्या है? सार यानी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तब फाइल करते हैं जब उनको कोई सस्पिशियस या फ्रॉड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिखाई देती है। कुछ कॉमन रीजंस है, जैसे पहला, बहुत बड़ा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होना बिना किसी वैलिड रीजन के। सेकंड, फ्रीक्वेंट छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जो बड़ा अमाउंट को तोड़ तोड़ कर ट्रांसफर किया जा रहा हो, जिसे बैंकिंग टर्म में स्ट्रक्चरिंग बोला जाता है, वो होना। नेक्स्ट, किसी अकाउंट का अनयूजुअल एक्टिविटी दिखना, जैसे एकदम से एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होना। फोर्थ, जिस बंदे का पैसा आया है उसका सोर्स अनक्लियर होना। तो सार का होता क्या है फाइनली?
तो ये रिपोर्ट जब बनता है तो ये रिपोर्ट को गवर्नमेंट एजेंसीज को भेजा जाता है, जैसे फिनसेन है यूएसए में और एफआईयू है इंडिया में, या फिर दूसरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी से उनके पास भेजा जाता है। कस्टमर्स को कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि उनके अगेंस्ट सार फाइल हुआ है। अगर बैंक या किसी एम्प्लॉय ने किसी सार की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, गलती से भी करता है, तो उसको लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में सार फाइल हो जाए तो क्या होगा? तो अगर बैंक आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस समझे तो वो आपके अकाउंट को टेम्पररली फ्रीज कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर सकता है, आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन था तो वो आप बैंक को वैलिड प्रूफ दे सकते हैं। तो अब कहानी पे वापस आते हैं। ये जो डा इंक था वो 15 अलग अलग सेल कंपनी से पैसों का हवाला करता था। इंक का ऑपरेशन कुछ ऐसा था कि वो लार्ज सम ऑफ इलिसिट कैश को सेल कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट करता था, जो मेनली न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में होते थे। उसके बाद वो फंड से कैशियर चेक परचेस करता और पैसा वाई ट्रांसफर करता था डिफरेंट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को, जो मोस्टली यूएस, चाइना और हांगकांग में होते थे। इसी टाइम बैंक के एम्प्लॉइज खुद बैंकिंग सिस्टम को खुलेआम मॉक करने लग रहे थे। टीडी बैंक का फ्रॉड स्कैंडल 2020 के आसपास शुरू हुआ, जब बैंक की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस सिस्टम, जो एएमएल कंप्लायंस सिस्टम में सीवियर लैप्सेस नोटिस किए गए। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि यूएस के रेगुलेटर्स ने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। पहली वार्निंग तब मिली जब टीडी बैंक ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को टाइमली फ्लैग और रिपोर्ट नहीं किया, जो ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ी थी। ये ट्रांजैक्शंस कई हाई रिस्क अकाउंट से हो रही थी, जहां कैश डिपॉजिट्स और फंड ट्रांसफर्स अनमॉनिटर्ड जा रहे थे। फ्रॉड अनकवर होने की शुरुआत 2021 में हुई, जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे ने टीडी बैंक की प्रैक्टिसेस पर एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मई 10, 2021 को डा इंक को अरेस्ट कर दिया गया और उसको गिल्टी प्लेडेड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टीडी बैंक के कुछ एम्प्लॉइज भी ब्राइब्स ले रहे थे और सेल कंपनीज के लिए अकाउंट्स ओपन कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करता था। डा इंग ने भी टीडी बैंक ऑफिशियल्स को टोटल $57,000 की गिफ्ट देता रहा था एएमएल के कंप्लेंट सिस्टम को इग्नोर करने के लिए। फिर भी यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे के वार्निंग को ओवरटेक करते हुए 2022 में टीडी बैंक ने यूएस की एक फर्स्ट हॉरिजन बैंक को $13.4 बिलियन में एक्वायर करने का भी एक डील रख दिया था। तो दरअसल बात यह हुआ था कि फरवरी 28, 2022 को टीडी बैंक ने फर्स्ट हॉरिजन बैंक, जो एक टेनेसी बेस्ड रीजनल बैंक था यूएस का, मोस्टली सदर्न यूएस के स्टेट्स में ऑपरेट करता था, उसको $13.4 बिलियन का मर्जर डील अनाउंस किया। तो अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाता तो ये अमेरिका का 6th लार्जेस्ट बैंक बनता, जो यूएस मार्केट में टीडी बैंक की प्रेजेंस को और भी काफी एनहांस करता। इस डील का मकसद ये था कि टीडी की यूएस एक्सपेंशन को पुश करना, स्पेशली सदर्न यूएस के स्टेट्स में। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन टीडी बैंक ने $25 पर शेयर ऑफर किया, जो उस टाइम के फर्स्ट हॉरिजन बैंक का स्टॉक प्राइस से 37% ज्यादा था। 2022 के समर तक कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और लॉ मेकर्स ने टीडी बैंक के खिलाफ कंसर्न्स रेज करना शुरू कर दिया। कैपिटल फोरम ने रिपोर्ट किया कि टीडी बैंक पर कुछ प्रैक्टिसेस और एक्यूजेशंस हैं जो वेल्स फार्गो के फेक अकाउंट स्कैंडल से मिलती जुलती है। ये रिपोर्ट रेगुलेटरी स्क्रूटिनी का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी बन गया था। अब अगर आपको ये वेल्स फार्गो का फेक अकाउंट स्कैंडल केस के बारे में भी अगर जानना है तो ये एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकता है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। तो अक्टूबर 2022 आते आते टीडी बैंक को कुछ रेड फ्लैग्स मिले रिगार्डिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। लॉ मेकर्स और रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी ने इस डील पर क्लोज एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस और फेयर बैंकिंग लॉस के वायलेशंस को लेकर थी। तो इन्वेस्टिगेशन में टीडी बैंक का एएमएल प्रैक्टिसेस, वीक और रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज भी अनकवर होने लगे धीरे धीरे। अर्ली 2023 तक रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने में डिले हो रहा था, जो दोनों बैंक्स के मर्जर प्लान्स में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा था। फर्स्ट हॉरिजन के तरफ से डिलेस पर बार बार डिससेटिस्फेक्शन जाहिर कर रहा था, एक आम बात हो चुका था ये। इन्वेस्टर्स ने भी अपने कंसर्न्स रेज किए, जिससे फर्स्ट हॉरिजन बैंक का स्टॉक भी इंपैक्ट होने लगा। इस टाइम पीरियड में फर्स्ट हॉरिजन का वैल्यूएशन भी काफी इंपैक्ट हुआ और वो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को पहले ब्लेम कर रहे थे। लेकिन मई 4, 2023 में फाइनली टीडी बैंक और फर्स्ट हॉरिजन ने अनाउंस किया कि उनका मर्जर टर्मिनेट हो रहा है।
टीडी बैंक ने फर्स्ट हॉराइजन को $200 मिलियन का ब्रेकअप फी दिया जो टर्मिनेशन एग्रीमेंट का एक पार्ट था, और एक्स्ट्रा $25 मिलियन भी दिया रीइंबर्समेंट फीस के बदौलत। फर्स्ट हॉराइजन के सीईओ ब्रायन जोर्डन ने कहा कि उनका बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ पर फोकस करेगा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फिनसेन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और टीडी बैंक को सीवियर कंप्लेंट्स वायोलेशन के लिए लायबल पाया। बैंक सीक्रेसी एक्ट बीएसए और एएमएल लॉस के मल्टीपल वायोलेशन सामने आए। जनवरी 2024 में टीडी बैंक के ऊपर एक मासिव पेनल्टी इंपोज किया गया दैट वाज वर्थ ऑफ $3.1 बिलियन, जो बैंक सीक्रेसी एक्ट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा पेनल्टी था, और आज है भी। Today, TD Bank pled guilty to multiple felonies, including conspiring to violate the Bank Secrecy Act and commit money laundering. TD Bank has also agreed to a $1.8 billion criminal penalty. Combined with civil enforcement actions announced today by other agencies, the United States will be imposing a total of approximately $3 billion against TD Bank. ये डा इंगजे को गिल्टी प्लीडेड पाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में उसने 10 साल का सजा एक्सेप्ट किया। कनाडा में भी फिनट्रैक, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा है, उन्होंने भी टीडी बैंक को $9.2 मिलियन का फाइन इंपोज किया। ये पेनल्टी 2022 और 23 के बीच रिव्यू के बेसिस पर थी, जहां बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो गई थी। इतनी बड़ी पेनल्टी और लीगल इश्यूज के वजह से टीडी बैंक की मार्केट वैल्यूएशन और शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस भी काफी लूज हुआ, और भी मार्केट एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये पेनल्टी और भी इंक्रीज हो सकती है, जो टोटल $500 मिलियन से $1 बिलियन तक जा सकती है। अभी ये इंसिडेंट के बाद टीडी बैंक का जो सीईओ बने लियो सलम, उन्होंने ये इंसिडेंट को कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बताया और उनके एएमएल में बहुत सारे पोजीशंस में चेंजेस भी किया। जैसे पहला था इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। टीडी बैंक के ऊपर एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर अपॉइंट हुआ है जो गाइड पोस्ट सॉल्यूशंस नाम का है, जो अगले 4 साल तक उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखेगा। दूसरा, बैंक क्लोजर्स। टीडी बैंक ने डिसाइड किया है कि वो यूएसए के 13 स्टेट्स में अपने 38 ब्रांचेस को बंद करेगा बाई जून 5, 2025, ताकि अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सके इजिली। थर्ड, लीडरशिप चेंजेस। एक नया सीईओ रेमोंड चुन का अपॉइंट किया गया है फरवरी 1, 2025 से। साथ ही टीडी बैंक ने अपने कंप्लायंस टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 40 से न्यू एग्जीक्यूटिव्स और 700 से ज्यादा एएमएल प्रोफेशनल्स भी हायर किया। फोर्थ, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। बैंक ने अपने 10.1% का स्टेक चार्ल्स श्वाब को बेचा, जिसके वजह से लिक्विडिटी इंप्रूव हुआ और पेनल्टी भी हैंडल किया बैंक ने। अब ये चार्ल्स श्वाब भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कमेंट्स में बताना अगर इसके बारे में जाननी हो तो। नेक्स्ट आती है रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। यूएस की ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी ने टीडी बैंक के ऊपर एक एसेट कैप लगा दिया। मतलब अब वो यूएस में अपना बिजनेस फ्रीली एक्सपांड नहीं कर सकता। तो एक वर्ड यहां पे भी है, एसेट कैप। इसके बारे में भी अगर जानना है तो कमेंट्स में जरूर बताना, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फाइनली सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद प्रॉफिट किसका हुआ और लॉस किसका? आप बताना मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय। हर हर महादेव।